नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 के वार में सबसे पहले आज बात होगी एक्टर सुशांत की। एक बार फिर सुशांत के सुर्खियों में है। आखिर क्यों मौत के 2.5 साल बाद महाराष्ट्र के सियासतदानों को सुशांत की याद आ गई है, बताऊंगी मैं, लेकिन अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार, 4 के बारे में मैं सोनिका सिंह। बात करेंगे आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की, उसके उस बयान की जिस पर इस कदर हंगामा बरपा कि अब्दुल बारी को भारत 24 के मंच पर आकर सफाई देनी पड़ी। अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी महिमा सिंह। जी हाँ, तो देखिए अगली खबर की अगर बात की जाए तो दुनिया में फैली महामारी और इसके लिए भारत की तैयारी क्या है, अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं अगली खबर की, क्योंकि अगली खबर में आखिर क्या होगी। गुरुग्राम में तस्वीर जहां एक बार फिर सड़क पर नमाज पढ़ने पर संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बारे में जानकारी दूंगी मैं विस्तार से, लेकिन पहली बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसके बारे में आपको बताएंगी पूजा। और 4 का वार में सबसे पहले बात आज एक्टर सुशांत सिंह की मौत की हो गई। मौत के करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर से सुशांत के सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के नेताओं को आजकल सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला और दिशा सालियान केस में काफी दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आती है। उधर सुशांत के पिता 2.5 साल बाद भी न्याय की आस में ही हैं। क्यों अचानक से एक बार फिर यह मुद्दा गरमा रहा है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। था वो तो स्वाभाविक है, किसी को भी दर्द कितना होता होगा ये खुद समझ सकता है लोग। क्योंकि पिछली सरकार उस तरह की थी नहीं, अब भरोसा जगा है। उन्हें अभी तक तो किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। एकदम उम्मीद में है कि जल्दी कुछ हो, जानकारी प्राप्त हो कि आखिर हुआ क्या था। चौदह जून 2020 वो तारीख जिसे ये देश कभी नहीं भूलेगा, जब अचानक ये खबर आई कि यूथ आइकन और बॉलीवुड का उभरता सितारे माने जाने वाले सुशांत सिंह की मौत हो गई। पूरा देश शॉक्ड था, उनके फैंस रो रहे थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसका एक झटके में सब कुछ उजड़ गया था। वो थे सुशांत के पिता कृष्ण किशोर। सुशांत की मौत के बाद कृष्ण किशोर की बदहवास तस्वीरें देख हर आंख नम थी। 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी न्याय के लिए इस पिता की आंखें कोर्ट और पुलिस की ओर देख रही हैं। एकदम हो सही निकले, इससे नार्को टेस्ट से तो सही निकल जाएगा कि आखिर बात क्या है। बिहार सरकार को मांगेंगे कि उस सरकार से उनको अच्छा करने के लिए बोले। इस पिता को भले ही न्याय का इंतजार हो, लेकिन सियासतदानों ने सुशांत में अपनी सियासत खोज ली है और उसकी शुरुआत हुई है दिल्ली से, जहां लोकसभा में शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने 21 दिसंबर को सुशांत राजपूत की मौत को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा था और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाए थे। श्रद्धा वाडकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस बयान के 2 दिन बाद एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें सांसद राहुल शेवाले और सांसद संजय राउत सीक्रेट मीटिंग करते दिखाई दिए। संसद में शिवसेना कार्यालय में दोनों एक साथ थे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। दूसरी तरफ दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया। राणे ने इस मामले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए शिवसेना विधायक तो आदित्य ठाकरे ने आरोपों को खारिज किया। मैं गंदगी में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये पर्सनल एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि कल हम इनका विषय ना लें। यही बात है, साफ बात है कि 32 साल के नौजवान ने इस सरकार को हिला के रखा दिया है
और मुंबई से संदीप शुक्ला मेरे साथ, मेरा सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, जब ये आंच पहुंची है जांच की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एयू यानी आदित्य ठाकरे का भी जवाब तो आना ही था। वो कह रहे हैं कि ये गंदी राजनीति है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। बिल्कुल, देखिए आदित्य ठाकरे इससे भले गंदी राजनीति का है, लेकिन ये राजनीति हो चुकी है। ये राजनीति की शुरुआत जब उनके पिता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय से शुरुआत हुई है। उस समय जो है बिहार पुलिस ने आरोप लगाया था, सही दिशा में जांच ना करने का आरोप लगा था। वहाँ के डीआईजी, वहाँ की जब पुलिस, वहाँ के डीसीपी मुंबई इंक्वायरी के लिए आए थे, तो उन्हें जो है क्वारंटाइन कर लिया गया था, उन्हें काम करने नहीं दिया गया था। ऐसे तमाम मामले हैं जो उद्धव ठाकरे और उस समय की ठाकरे सरकार की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व रहे हों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वो नितेश राणे हो या नारायण राणे के बेटे हैं केंद्रीय मंत्री, और वो विधायक भी है, उसके साथ साथ वो बार बार विरोध करते रहे। वो बार बार कहते रहे कि आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व है। लेकिन ये मामला तब गरमाया जब राहुल शेवाले, जो सांसद हैं शिंदे गुट के, उन्होंने संसद में मामला उठाया। उन्होंने बिहार की पुलिस की जांच का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि एक टेलीफोन कॉल एयू के नाम से 44 बार फोन पर आया। आखिर वो 44 बार एयू नाम का जो टेलीफोन कॉल है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है। अच्छा, आदित्य उद्धव ठाकरे एयू क्यों कहा जा रहा है? ट्विटर पर आदित्य ठाकरे अपने नाम को एयू ठाकरे के नाम से वो जाने जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, तमाम बयानबाजियां चल रही हैं। बिल्कुल, चार कबार में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अपने बयान पर विवाद होने के 24 घंटे बाद अब्दुल बारी ने भारत 24 पर अपने बयान को लेकर बात की। अब्दुल बारी ने भारत 24 पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका वो मकसद नहीं था जिस पर इस कदर सियासत मची है। क्या था अब्दुल बारी का बयान और उस पर सियासत जिस तरीके से हो रही है, रिपोर्ट देखिए। भारत 24 के मंच पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी की ये सफाई उस पूरे हंगामे के बाद आई है जो उनके बयान के बाद से मचा हुआ है। दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने बेटे से हुए संवाद को साझा किया था। अब मैंने कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस मुल्क में पैदा हुए, बड़ा हुए, सारी राजनीति किया, समझा कि नहीं, जेल गए, मरे, खटे, समझा कि नहीं, उसमें कुछ लोगों ने देश का माहौल घृणा का, नफरत का, जलन का, घृणा का जो बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने अपने बच्चों को कहा कि वहाँ नौकरी मिले, नौकरी कर लो, सिटीजनशिप मिले, सिटीजनशिप ले लो। आरजेडी नेता अब्दुल बारी के इस बयान के आते ही विरोध खेमा एक्टिव हो गया और बयान को मुसलमानों से जोड़ते हुए जमकर सियासत हुई। मुस्लिम संगठन इस बयान पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं तो बीजेपी बारी बारी से निशाना साध रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जंग का जमाना खत्म है। कहा अब जंग नहीं है, अब बातचीत से मामले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो G20 के हम लोग इस वक्त हमारे पास सदर आया है तो प्रधानमंत्री कई मसले हल करें। मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन का जो वॉर है उसको भी खत्म करने में काफी कम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोस्त हैं। ये अमेरिका के भी दोस्त हैं, रशिया के भी दोस्त हैं। केंद्र जो है सहयोग करता नहीं है और जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनके मन में कितनी घृणा बिहार के प्रति है, पार्लियामेंट में खुलेआम कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार के विचारधारा या सोच ताल्लुक रखते हैं। अपने बयान पर सफाई देकर बारी ने विरोधियों का तो मुंह बंद कर दिया। उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों की नाराजगी भी कुछ हद तक कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस खबर पर पटना से प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब्दुल बारी पहले एक बयान देते हैं जिस पर हंगामा हो गया है, अब इसके बाद भारत 24 पर आते हैं, सफाई भी मांग ली है, उनकी तरफ से सफाई भी दे दी गई है, लेकिन अब बिहार की सियासत गर्मा गई है उनके इस बयान से।
बिल्कुल गर्मा गई है बिहार के सियासत। बिहार की सियासत की हालत यह है कि बीजेपी पूरी तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी को घेर कर रखी है, जबकि उनके साथ के जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं, जिसमें जेडीयू है, जिसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस है, ये तमाम लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी के पक्ष में आ गए। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज जिस तरह से अपनी सफाई दी और कहा कि उनका मकसद क्या था, वो क्या कह रहे थे, उसके बाद हालांकि बीजेपी के लोगों ने तो नरमी बरती है, लेकिन बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद साफ तौर पर है कि घृणा का कोई माहौल देश में नहीं है, बल्कि आरजेडी के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, इनके जैसे जो नेता हैं वही पूरे देश में घृणा का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो स्थिति संशय की है वो यहाँ पर पैदा कर रहे हैं और अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो भारत में ना रहें और भारत से बाहर विदेश में जाके बस जाएं। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी से जब इन मुद्दों पर सवाल किया गया तो वो साफ तौर पर ये कहते आए कि जिस तरह से बाहर के इंडिया के बहुत सारे लोग विदेशों में बस गए हैं तो वो दृष्टि दुरही नहीं है। यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर अब सफाई के मूड में आ गए हैं और सफाई देते हुए सफाई दी जा रही है अब्दुल बारी की तरफ से, लेकिन बिहार की सियासत तो पूरी तरीके से गर्मा गई है। बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 के बारे में अब आगे रुक करते हुए अगली खबर आपको मेरी सहयोगी महिमा बताएंगी। महिमा जी, तो देखिए 4 के वार में अब बात उस खबर की जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। दुनिया भर में तेजी से एक बार फिर से कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं और रोजाना सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है, जिसे देखते हुए भारत ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी है। भारत इस महामारी से बचने के लिए महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और सभी राज्यों में अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अलग स्तर पर गाइडलाइंस जारी की गई। उधर उत्तर प्रदेश में भी एडवाइजरी जारी की। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली में बैठक की, उधर उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई थी। तो देखिए लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि चीन और जापान में एक तरफ जहां कोविड का विस्फोट, वहीं पर भारत इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट। आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अक्षय राय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। देखिए अक्षय, एक तरफ जहां चीन और जापान में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, लेकिन भारत इस बार पहले से अलर्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर गाइडलाइंस जारी की गई है। इसी बीच आज की बड़ी खबर यही कि नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली। देखिए कोरोना का विस्फोट न हो, नेजल वैक्सीन भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब अप्रूव कर दी है। साफ तौर पर है कि नेजल वैक्सीन लोग आज से लगा सकते हैं। आज कोविन जो ऐप है उस पर ये नेजल वैक्सीन हो जाएगी। इसी बीच जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ जो बैठक है वो यहाँ पर मंत्रालय में चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है। मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है, अध्यक्षता में बैठक चल रही है और बैठक में ये माना जा रहा है कि तमाम गाइडलाइंस सरकार जारी कर सकती है। राज्यों ने अपनी तरीके से प्रिपरेशन किया है, ऐसी जानकारी सभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। राज्यों के और जो तमाम केंद्र शासित राज्य हैं उसके स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर वर्चुअल बैठक में मौजूद हैं। साफ तौर पर है कि राज्यों में किस तरह से मास्क की मैंडेटरी किया जाए या नहीं किया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क की अनिवार्यता की जाए, इस पर लेकर के चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कोविड गाइडलाइंस इसके बाद विस्तृत रूप से जारी की जा सकती है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिमा, देखना ये दिलचस्प होगा कि कोविड को लेकर के जिस तरह से सरकार ने तैयारियां शुरू की है, विपक्ष हालांकि उस पर तमाम सवाल भी उठा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इससे इतर जिस तरह से संसद भवन में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और तमाम सांसदों ने मास्क लगाया। हालांकि अब सत्र का अवसान हो चुका है। बिल्कुल अक्षय, देखिए यहाँ पर तैयारी सरकार अपनी ओर से पूरी तरीके से कर रही है। किस तरह से एडवाइजरी जारी करनी है, किस तरह से गाइडलाइंस जारी करनी है, वो सरकार के ऊपर है। ऐसे में अगर हम जनता की बात करें, क्योंकि एक काफी लंबा दौर हमने कोरोना का पहले देखा है, कुछ नया नहीं है, सभी लोग गुजरे हैं इस महामारी के दौर से, तो ऐसे में क्या जनता के अंदर पैनिक का माहौल है? फिलहाल किस तरह से इस नई लहर को कोरोना की देख रही है आम जनता? देखिए अगर बात जनता की जाए तो
अभी पैनिक वाली स्थिति नजर नहीं आई है। हालांकि जिस तरह से हमने भारत 24 पर खबरें दिखाया कि एयरपोर्ट्स पर भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए। हालांकि बाद में अथॉरिटी ने उस मामले का संज्ञान लिया और वहां पर अब मास्क मैंडेटरी किया जा रहा है। अब तमाम लोग मास्क को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। साफ तौर पर है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई संदेश देते हैं, सरकार कोई संदेश देती है, जनता बिल्कुल मानती है। और आपने पिछली बार भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कोई अपील की तो उसका असर व्यापक रूप से देखने को मिला। अब निश्चित रूप से और इसलिए बार बार भारत 24 भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आप पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो देखिए, कोविड को लेकर हमने आपको जानकारी दी। आप गुरुग्राम के सेक्टर 69 से क्या खबर निकलकर सामने आई है, पूरी जानकारी मेरी सहयोगी आयुषी देंगी। जी बिल्कुल, गुरुग्राम के सेक्टर 69 में खुले में नमाज पढ़े जाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया है और दोनों गुटों के बीच विवाद को देखते हुए पुलिस ने नमाज पढ़े जाने की अनुमति लेटर मांग की है उसकी। और आपको बता दें कि नमाज पढ़ने वाला गुट लेटर नहीं दिखा सका और इसके बाद विवाद पुलिस की मौजूदगी के चलते स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जिले के बाहर के लोग भी स्थल पर नमाज पढ़ रहे थे और ऐसे में इसे लेकर विवाद हुआ। खुले में नमाज को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है और इसी कारण पहले कुल 30 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति थी। इसके बाद महज 6 जगहों के ऊपर नमाज पढ़े जाने की अनुमति दी गई। जिस स्थान पर विवाद हुआ वहां अनुमति नहीं थी। देखिए, पहले भी तस्वीरें यहां पर सामने आई थी, यूपी से भी हमने देखा था किस तरह से मॉल के अंदर लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके विरोध में फिर आपको ध्यान होगा तस्वीरें वायरल हुई थी किस तरह से बजरंग दल ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी और ठीक उसी तरह का विवाद फिर से एक बार सामने आया है। देखिए, नमाज को लेकर एक बार फिर से बवाल नजर आया है। इस बार तस्वीर गुरुग्राम की है। जब इनसे पूछा गया कि आपके पास कोई परमिशन है तो उनके पास कोई परमिशन लेटर नहीं था, जिसके बाद वहां पर विवाद बढ़ता नजर आया।